हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है द फोर एग्रीमेंट्स और जिसके राइटर हैं डॉन मैग्यूल ड्यूज। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यह एक ऐसी किताब है जो हमें खुद को और हमारे आसपास की दुनिया को देखने के तरीकों को बदल सकती है। इसमें वह जादुई स्वतंत्रता बनाने की क्षमता है जो हम सभी चाहते हैं। इन 4 समझौतों को जानें जिनके साथ हमें शांति बनाए रखने और अपने जीवन में उच्चतम स्तर प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक बार की बात है, जैक नाम का एक आदमी था। जैक के पास वह सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था। एक हाई पेइंग जॉब, एक सुंदर घर और एक प्यारा परिवार। हालांकि अपनी दिखने वाली परफेक्ट जिंदगी के बावजूद जैक ने खालीपन और असंतोष को महसूस किया। एक दिन जैक ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से छुट्टी लेने का फैसला किया और एक रिमोट पहाड़ी की यात्रा की। वहाँ उनकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जो व्यक्तिगत आज़ादी और आध्यात्मिक विकास की जिंदगी जीते थे। साधु के शांतिपूर्ण व्यवहार और बुद्धिमान शब्दों से प्रभावित होकर जैक ने वहां रहने और उनसे सीखने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों के दौरान जैक ने सीखा कि व्यक्तिगत आज़ादी और आध्यात्मिक विकास का मतलब ज़्यादा पैसे कमाना या ज़्यादा सफलता हासिल करने के बारे में नहीं था। यह बाहरी चीज़ों से लगाव को दूर करने और ध्यान, आत्म प्रतिबिंब और करुणा के माध्यम से आंतरिक शांति को पाने के बारे में था। जैसे ही जैक ने अपनी रोज की ज़िंदगी में इन शिक्षणों को अभ्यास करना शुरू किया, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव में गहरा बदलाव देखा। उन्हें अब और ज़्यादा के लिए लगातार मेहनत करने और दूसरे से अपनी तुलना करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने जीवन के सरल क्षणों में आनंद लिया, जैसे कि सनसेट देखना या अपने परिवार के साथ वक्त बिताना। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आज़ादी अंदर से आती है, बाहरी स्थितियों से नहीं। कुछ सालों बाद जैक अपनी व्यस्त जिंदगी में लौट आए, लेकिन स्पष्टता और संतोष की एक नई भावना के साथ। उसने सीखी हुई शिक्षणों को अभ्यास करना जारी रखा और उनकी ज़िंदगी इनर स्टेट का प्रतिबिंब बन गई, जो कि खुशी, प्यार और मीनिंग कनेक्शन से भरी थी। अंत में जैक ने महसूस किया कि सबसे बड़ा उपहार जो हम खुद को दे सकते हैं वह है व्यक्तिगत आज़ादी और आध्यात्मिक विकास का उपहार। जब हम खुद को अपनी अहंकार की सीमाओं से आज़ाद करते हैं और अपने सच्चे प्रकृति से जुड़ते हैं, तो हम शांति, पूर्ति और आनंद के जीवन का अनुभव कर सकते हैं। इस किताब में हम ऐसे 4 समझौते के बारे में समझेंगे जो शक्तिशाली आदतों को बनाने में मदद करते हैं। ये 4 समझौते हमारे जीवन को आज़ादी, सच्ची खुशी और प्यार के एक नए अनुभव में तेज़ी से बदल सकते हैं। किताब से हमें दिमाग और ज़िंदगी पर ज़्यादा नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। किताब की मदद से हम सभी को दुनिया की बनाई गई उन स्वयं सीमित मान्यताओं से निपटने में मदद मिलेगी जिसने हमारी खुशी और खुद से प्यार करने की इच्छाओं को ख़त्म कर दिया है। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 9 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, टोल्टेक क्या है। हजारों साल पहले टोल्टेक के पूरे साउथर्न मैक्सिको में औरतों और पुरुषों के ज्ञान का केंद्र के रूप में जाना जाता था। टोल्टेक संस्कृति 10वीं और 12वीं शतक के बीच पुराने समय के मैक्सिको में विकसित हुआ था। उन्होंने 1000 तरह की अलग अलग आवाज़ों की अराजकता का बयान करने के लिए टोल्टेक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे वो सभी एक साथ दिमाग में बात करने की कोशिश करते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टोल्टेक को एक राष्ट्र या एक जात के रूप में बताया है, लेकिन वास्तव में टोल्टेक वह वैज्ञानिक और कलाकार थे जिन्होंने पुराने समय के लोगों के आध्यात्मिक ज्ञानों और अभ्यासों का पता लगाने और उनको बचाने के लिए एक संस्कृति बनाया था। उन्हें मास्टर कहा गया था। वे एक मैक्सिको शहर के बाहर पिरामिड के पुराने शहर टीओटिहुआकन, जिसे उस शहर की तरह जाना जाता था जहां इंसान भगवान बनते हैं, यहाँ छात्रों के रूप में आए थे। टोल्टेक बनने के लिए 3 कौशलों का होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले अपनी
अवेयरनेस यानी कि जागरूकता पर नियंत्रण होना, मतलब आपको अपनी सभी संभावनाओं पॉसिबिलिटीज़ के साथ जागरूक होना होता है कि आप वास्तविक में कौन हैं। दूसरा, बदलाव को काबू ओवरकम कर पाना, मतलब हमें कैसे बदलना है, कैसे प्रभुत्व डोमिनेशन से आज़ाद होना है। तीसरा, इरादे इंटेंशन पर नियंत्रण रखना। टोल्टेक के पर्सपेक्टिव से इरादे का मतलब जीवन के उस हिस्से से है जो हमें ऊर्जा देता है। जब हम अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो हम भगवान की ताकत को महसूस कर सकते हैं। इरादा बिना किसी शर्त के ज़िंदगी जीना है। इरादे पर नियंत्रण को इसलिए मास्टर ऑफ लव भी कहा जाता है। 4 समझौते हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतर और अच्छे बदलाव लाने में मदद करते हैं और टोल्टेक की मास्टरी करने वाले लोग पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनाते हैं, जिससे ग्रह को स्वर्ग बनाने का सपना आपके खुद के सपने में बदल जाता है और आप बिना किसी डर के उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप अपने डर के समझौतों को बदलकर अपनी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने खुद के दिमाग को अपने तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। चैप्टर 2, ग्रह का सपना क्या है। हम सभी लोग सपने देखने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं और हमारे सामने रहने वाले इंसान हमें सिखाते हैं कि ग्रह के सपने कैसे देखे जाते हैं। ग्रह के सपने में इतने नियम होते हैं कि जब एक नया इंसान पैदा होता है तो उस बच्चे का ध्यान उन नियमों की तरफ आकर्षित होता है और बच्चा उन्हें अपनाना शुरू कर देता है। समाज हमें ग्रह का सपना देखना सिखाने के लिए हमारे माँ पापा, स्कूल और धर्म का इस्तेमाल करती है, जिसके साथ ही समाज हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें सिखाता है, जिसमें से एक है मेडिटेशन भी है। ध्यान वह क्षमता होती है जिसमें हमें सिर्फ उस पर ध्यान लगाना होता है जिसे हम देखना चाहते हैं। हम एक साथ लाखों चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन अपने ध्यान का इस्तेमाल करके हम जो भी कुछ देखना चाहते हैं सिर्फ उसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। हमारे आसपास के बड़े बूढ़ों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है और रिपीटेशन के जरिए से हमारे दिमाग में समाज की सारी जानकारी डाली गई है। इस तरह हमने वह सब कुछ सीखा है जो अब हम जानते हैं और जिसका इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए करते हैं। ग्रह का सपना हमारा ध्यान आकर्षित करता है और हमें सिखाता है कि हम किस चीज़ पर भरोसा कर सकते हैं। आइए इसकी शुरुआत हम उस भाषा से करते हैं जो हम बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाषा अपनी बात दूसरों को समझाने का एक तरीका है। हर भाषा का हर एक पत्र एक समझौता होता है। हम इसे एक किताब में एक पृष्ठ कहते हैं, मतलब शब्दों पृष्ठों का एक समझौता है जिसे हम समझते हैं। एक बार जब हम पृष्ठ पर लिखे शब्दों को समझ लेते हैं तो आप अपना ध्यान उस बात को दूसरों को समझाने के लिए लगा सकते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारे आसपास के लोगों ने हमारी मान्यताएं बनाई थी, क्योंकि बच्चों के रूप में हमारे पास अपनी मान्यताओं को चुनने का विकल्प नहीं होता है, लेकिन हम उन सभी जानकारी या बातों को मान सकते थे जो हमें बाकी लोगों के जरिए बताई गई थी। जानकारी इकट्ठा करने का अकेला तरीका सहमत होना होता है। ग्रह का सपना आपका ध्यान खींच सकता है, लेकिन अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो आप उस जानकारी को नहीं अपनाते हैं जो आपको समाज देती है। जैसे ही हम सहमत होते हैं और उस बात पर भरोसा करने लगते हैं जो आपको समाज बताता है तो यह आपकी सच्ची मान्यता बन जाती है। इसलिए सही मायने में भरोसा करना बिना किसी शर्त के भरोसा करना होता है। चैप्टर 3, इंसानों का डोमेस्टिकेशन। ग्रह के सपने को अपनाकर हम सभी एक तरह से इंसानी पालतू जानवर बनने लगते हैं, क्योंकि हम वही चीज़ें समझते हैं जो हमें समाज सिखाती है और उनके बताए गए तरीक़ों से सारे काम करते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी पर नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि हमें शुरू से ही लोगों की बातें सुनना और उनके अनुसार काम करना सिखाया जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हमें शुरुआती चीज़ों के नाम सिखाए जाते हैं, जैसे बोतल, दूध या पकड़ना, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब हमें
टीवी या आसपास के लोगों से सिखाया जाता है कि हमें कैसे जीना है और किस तरह का व्यवहार अपनाना है। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रह का सपना हमें इंसान बनाना सिखाता है। हम एक तरह से खुद के ही पालतू जानवर बनते जाते हैं, क्योंकि हम उन सभी चीज़ों को खुद अपनाने लगते हैं जिसमें हमारी मान्यताएं उपयोगी होती हैं। यह कानून की एक किताब की तरह है जो हमारे दिमाग पर राज करती है। मतलब बिना कोई सवाल किए हम उन सभी चीज़ों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें बचपन से बताई गई होती हैं। हम अपने सारे फैसले उन बताई गई बातों को सोचकर और ध्यान में रखकर ही करते हैं, भले उस फैसले से हमारा मन सहमत नहीं होता है। यहाँ तक कि नैतिक नियम को भी हमारे दिमाग में एक आदेश में बिठाया जाता है। एक एक करके ये सभी समझौते हमारे दिमाग में आते रहते हैं और ये समझौते हमारे सपने पर राज करने लगते हैं। एक एक करके ये सभी समझौते हमारे दिमाग में आते रहते हैं और ये समझौते हमारे सपने पर राज करने लगते हैं। जिस तरह सरकार के पास नियमों की एक किताब है जो ग्रह के सपने को नियंत्रण करती है, उसी तरह हमारी मान्यताएं कानून की एक किताब है जो हमारे व्यक्तिगत सपने को नियंत्रित करता है। ये सारे नियम हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं और हमारे अंदर का न्यायाधीश इन नियमों के अनुसार ही काम करता है। और यही वजह है कि फैसले ग्रह के बनाए गए नियमों के लिए लिए जाते हैं और सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। मानवता का सच्चा मतलब सच, न्याय और सुंदरता की तलाश करने में होता है। हम सच को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ उस झूठ पर भरोसा करते हैं जो हमने अपने दिमाग में इकट्ठा किए हैं। हम न्याय की तलाश में हैं क्योंकि हमारे पास जो मान्यताएं हैं उससे न्याय नहीं मिलता है। हम सुंदरता की तलाश करते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान कितना ज़्यादा सुंदर है, जब तक हम नहीं मानते हैं कि उस इंसान में सुंदरता है। हम मानवता की तलाश बाहरी दुनिया में करते हैं, जबकि सब कुछ पहले से ही हमारे अंदर होता है। ढूंढने से हमें आसानी से सच दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम जिस तरफ भी देखते हैं वहाँ सिर्फ सच दिखाई देता है। लेकिन जिन समझौते और भरोसे को हमने अपने दिमाग में इकट्ठा किया हुआ है, इन समझौते की सच को समझने के लिए हमारे पास सही समझ नहीं है। और यही वजह है कि हम इस समाज में रहने वाले इंसानों के पालतू जानवर बने हुए हैं। चैप्टर 4 मिटोटे, इंसान के मन का एक स्टेट। हमारा पूरा दिमाग एक कोहरे की तरह है जिसे टोल्टेक ने मिटोटे कहा है। हमारा मन एक सपने की तरह है जहाँ एक ही वक्त में 1000 लोग बात करते हैं और उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं समझता है। यह हमारे मन का स्टेट है जो काफ़ी बड़ा होता है। उस बड़े मिटोटे से आप ये नहीं देख सकते कि आप वास्तव में क्या हैं। भारत में लोग मिटोटे को वो माया कहते हैं जिसका मतलब उलझन, कन्फ्यूजन होता है। आप अपने और दुनिया के बारे में जो कुछ भी मानते हैं वो सब कुछ आपके दिमाग में पहले से मौजूद है और इसी वजह से हम यह नहीं देख सकते कि हम वास्तव में कौन हैं। और हम यह भी नहीं देख सकते, हम सभी के दिमाग में एक बड़ा मिटोटे बहुत सारी अराजकता को पैदा करता है जो हमें हर चीज़ को गलत तरीके से देखने और गलत समझने की वजह देता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हम चीज़ों को वैसा नहीं समझते जैसे वह असलियत में होती हैं। उदाहरण के लिए ऐसे समझे कि आपका मन एक कंप्यूटर है और अपनी बात की तुलना कंप्यूटर के उस वायरस से करें जिससे कंप्यूटर को नुकसान होता है, क्योंकि कंप्यूटर और हमारा मन उन गलत जानकारियों को इकट्ठा कर रहा होता है जो हमारी दिमागी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। गलत जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा लोगों के बीच बात करने के तरीके को खराब कर सकता है। जैसे कि अगर हम किसी को गलत जानकारी देते हैं तो वो लोग उन गलत जानकारी के अनुसार ही काम करते हैं जो उनके लिए बहुत गलत हो सकता है। कल्पना कीजिए कि हर बार दूसरे लोग आपसे बात करते हैं तो वे आपके दिमाग में एक कंप्यूटर वायरस डाल देते हैं जिससे आप हर बार थोड़ा कम सही तरह से सोचने लगते हैं। फिर कल्पना कीजिए कि अपनी उलझन
को दूर करने या कुछ राहत पाने के लिए आप किसी और से बात करते हैं और इस वायरस को उन लोगों तक फैला देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह पैटर्न पृथ्वी पर सभी इंसानों के बीच कभी न खत्म होने वाली जंजीर की तरह चल रहा है और आखिर में वही दुनिया बचेगी जो सिर्फ गलत जानकारी के जरिए से बनी हुई है। यह गलत जानकारी एक तरह का जहरीला वायरस है जिसे टोल्टेक ने मिटोटे कहा है। इस तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए खुद से ये 4 समझौते अभी करें। चैप्टर 5 पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ बेदाग बने। पहला समझौता सबसे ज़रूरी है और यह करने के लिए सबसे मुश्किल भी है। यह इतना ज़रूरी है कि सिर्फ इस पहले समझौते से आप अस्तित्व की उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिसे लेखक धरती पर स्वर्ग कहते हैं। पहला समझौता है अपने शब्दों के साथ बेदाग बनना। शब्द जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। वे स्तर, अवधारणाओं, रिश्तों और भरोसे को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने वाले उलझन को पैदा करने से बचने के लिए अपने आप पर या दूसरों पर उस उलझन का इस्तेमाल करते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहें। सिर्फ वही बातें कहने की आदत डालें जो आप अपने भले के लिए कहते हैं। और अगर जब किसी भी तरह का कोई शक हो, मतलब आपको कोई बात किसी भी तरह से गलत लगे, तो उस बात को किसी से भी कभी ना कहें। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और अगर आप अस्तित्व के स्तर मतलब नर्क को पार करना चाहते हैं तो अपने आप से यह पहला समझौता जरूर करें। अपने शब्दों के जरिए से आप अपनी रचनात्मक शक्ति को सबके सामने व्यक्त करते हैं। शब्दों के जरिए ही आप सब कुछ बताते हैं। आप चाहे जो भी भाषा बोलते हो, आपका इरादा शब्द के जरिए से ही जाहिर होता है। आप जो सपने देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं और जो आप वास्तविक में हैं, वह सब कुछ आपके शब्दों के जरिए से ही जाहिर होता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप बोलते वक्त किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 6 दूसरा समझौता, कुछ व्यक्तिगत ना लें। अगले 3 समझौते वास्तविक में पहले समझौते से सृजन हुए हैं। दूसरे समझौते को करने के लिए खुद से किए गए पहले समझौते को याद रखें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अपनाएं। अगर आप पहले 2 समझौते का अभ्यास करते हैं तो आप 75% उन छोटे समझौते को आसानी से कर सकते हैं जो आपको धरती पर मौजूद नरक में फंसा कर रखते हैं। अगर आप इस दूसरे समझौते को एक आदत बना सकते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ भी आपको वापस नरक में नहीं डाल सकता। जब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेते हैं तो आपके पास बड़ी आज़ादी होती है। आप इसे व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं क्योंकि जो कुछ भी आपसे कहा गया था आप उससे सहमत होते हैं। जैसे ही आप उन बातों की मंजूरी देते हैं तो आप नर्क के सपने में फंस जाते हैं। जिस चीज़ की वजह से आप फंसते हैं उसे लेखक व्यक्तिगत महत्व कहते हैं। व्यक्तिगत महत्व या चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेना आपको स्वार्थी और लालची बनाता है, क्योंकि हम यह मान्यता बनाते हैं कि सब कुछ हमारे खुद के बारे में है। हमारी पढ़ाई के वक्त के दौरान या जब हमारे पास पालतू जानवर होते हैं उसके दौरान, जब हम कुछ व्यक्तिगत रूप से लेना सीखते हैं, हमें लगता है कि हम हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, यह सिर्फ आपकी समस्या होती है। इससे किसी और को कोई मतलब नहीं होता है। यह वह तरीका है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। यहाँ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है क्योंकि आप अपने साथ ठीक से व्यवहार कर रहे होते हैं, किसी और के साथ नहीं। दूसरे की मान्यताएं उनके अनुसार होती हैं, इसलिए वे आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वह वास्तव में उनके बारे में ही होता है। क्योंकि हम सभी लोगों को वैसे ही पहचानते हैं जैसी हमारी समझने की ताकत होती है। अगर आप बिना किसी डर के जीते हैं और अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो इनमें से किसी भी अनुभूति के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी अनुभूति को महसूस नहीं करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा संभव है कि आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है। जब आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है तब सब कुछ आपको खुश करता है। आप अपने आसपास की हर चीज़ से प्यार कर रहे हैं क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हैं।
आप जैसे हैं वैसे ही आपको रहना पसंद है और आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से खुश रहने लगते हैं। इसलिए आपको खुशी का समझौता खुद ही करना होगा। आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेने से आप अपने आप से प्यार करना कम कर देते हैं। हम सभी लोग अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरह के दुखों का सामना करते हैं और हम इन दुखों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं। चैप्टर 7 तीसरा समझौता, मान्यताएं ना बनाएं। तीसरा समझौता मान्यता नहीं बनाने का है। हमें अपने अंदर हर चीज़ के बारे में मान्यता बनाने की आदत होती है। मान्यता बनाने में समस्या यह होती है कि हम उन मान्यता को सच मानते हैं, यहाँ तक कि हम उनको सच साबित करने के लिए कसम भी खा लेते हैं। हम अक्सर इस बारे में मान्यता बनाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं। हम इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, फिर हम उन्हें दोष देने लगते हैं और हम अपने शब्द के साथ भावनात्मक प्रतिक्रिया बनाते हैं। इसलिए जब भी हम अंदाज़ा लगाते हैं तब हम समस्या पूछ रहे होते हैं और अपनी मान्यता से उन्हें गलत समझते हैं। एक मान्यता बनाने की तुलना में सवाल पूछें। यह हमेशा बेहतर तरीका होता है क्योंकि मान्यता हमें दुख लेने के लिए तैयार करती है। हमें बिना हकीकत जाने सपने देखने की आदत है। हम सचमुच अपनी कल्पनाओं में चीज़ों का सपना देखते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं समझते हैं। हम मतलब के बारे में एक मान्यता बनाते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो हमारे सपने टूट जाते हैं और हमें पता चलता है कि यह वह नहीं था जो हमने सोचा था। यह बहुत दिलचस्प बात है कि हमारा मन कैसे काम करता है। सुरक्षित महसूस करने के लिए हमें हर चीज़ को सही ठहराने, हर चीज़ को समझने और समझाने की ज़रूरत होती है। हमारे पास लाखों सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें जानने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमारा समझौता करने वाला दिमाग समझा नहीं सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि जवाब सही ही हो, लेकिन सिर्फ जवाब ही हमें सुरक्षित महसूस कराता है। इसलिए हम अक्सर अंदाज़ा लगाते हैं। हम यह मान्यता बनाते हैं कि हर कोई हमारी ज़िंदगी को वैसा ही देखता है जैसा कि हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। हम यह मानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं दूसरे लोग भी सच में वैसा ही सोचते हैं और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वैसा ही वह महसूस करते हैं। जिस तरह से हम जज करते हैं और जिस तरह से हम मिसबिहेव करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं दूसरे भी वैसा ही करते हैं। लेकिन यह सच नहीं है, बल्कि असली प्यार दूसरे लोगों को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वे असलियत में होते हैं और यही इंसान की सबसे बड़ी मान्यता होती है। जिस दिन आप मान्यता बनाना बंद कर देते हैं उसके बाद आप भावनात्मक प्रतिक्रिया से आज़ाद होकर साफ और क्लियर तरह से बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। मान्यता बनाने से आपके शब्द त्रुटिहीन हो जाते हैं, इसलिए मान्यता कभी न बनाएं। चैप्टर 8 चौथा समझौता, हमेशा अपना श्रेष्ठ दें। चौथा समझौता वह है जो बाकी 3 समझौते को गहरी आदत बनाने की मंजूरी देता है। चौथा समझौता पहले 3 के कार्य के बारे में है। हमेशा अपना बेहतरीन प्रस्तुत करें। पहले 3 समझौते तभी काम करेंगे जब आप अपना बेहतरीन प्रस्तुत करेंगे। यह उम्मीद ना करें कि आप अपने शब्द के साथ हमेशा बेदाग रह सकते हैं। आपकी हर रोज़ की आदतें बहुत मजबूत होती हैं और आपके दिमाग में मजबूती से टिकी हुई हैं, लेकिन आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए यह उम्मीद ना करें कि आप पर्सनल रूप से कभी कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ अपना सबसे अच्छा दें। यह उम्मीद ना करें कि आप कभी भी दूसरी मान्यता नहीं बनाएंगे, लेकिन आप साफ तौर से अपना सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी स्थिति में हमेशा अपना सबसे बेहतरीन दें, न बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम। अगर आप हमेशा अपना सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत करते हैं तो किसी के पास भी आपको जज करने का कोई तरीका नहीं होता है, और अगर आप खुद को जज नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरह से दोषी अनुभूति, दोष और स्वदंड से बच सकते हैं। जब आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं
तो आप सही तरीके से काम करते हैं। अपना श्रेष्ठ करने का मतलब है काम करना, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी इनाम की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप बिना किसी इनाम की उम्मीद किए सिर्फ पूरा करने के लिए ही काम करते हैं तो आप अपने हर एक काम को करने की खुशी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद इनाम तो आपके पास आएगा, लेकिन आप उस इनाम से जुड़े नहीं होंगे। अगर आप वो करते हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं और अगर आप हमेशा अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेना शुरू कर सकते हैं। जब आप अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं। अगर आप अपना श्रेष्ठ बार बार देते हैं तो आप बदलाव करने के मास्टर बन सकते हैं। यह आपको अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से चलाने में मदद करता है, क्योंकि आपने जो कुछ भी सीखा होता है उसे आपने बार बार दोहरा कर सीखा होता है। यह आपके लिए एक अच्छी आदत की तरह होगा जिसे आपको महीनों की कड़ी मेहनत से हासिल करना होता है। चैप्टर 9, एक नया सपना। जब आप खुद से 4 समझौते कर लेते हैं तो एक नया सपना बनाना शुरू करें और यह आपके लिए संभव होता है। लेखक कहते हैं, मोसेस ने इसे प्रोमिस्ड लैंड कहा है, बुद्ध ने इसे निरावना कहा, जीसस ने इसे स्वर्ग कहा और टोल्टेक ने इसे एक नया सपना कहा है। 4 समझौते को अपनाने के लिए एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति रखें और इन समझौते के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें। ऐसा करके आप धरती के स्वर्ग को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इन 4 समझौते की इज्जत करें। इससे आप समाज के सपने से दूर होकर अपना सपना जी सकते हैं, जिससे आपको जो चाहिए वह आसानी से आपके पास आ जाता है, क्योंकि आत्मा आपके जरिए से आज़ाद होकर चलने लगती है और आखिर में आज़ादी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सबको प्यार की आंखों से देखें। इससे आप अपने आसपास के सच्चे प्यार को महसूस कर सकते हैं और समय के साथ आपका मिटोटे हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। यही इंसान सदियों से ढूंढ रहे हैं। असल में खुशी ही खोया हुआ स्वर्ग है और बस यही मानवता का भविष्य है, जो कि आपको इन 4 समझौतों को करने से ही हासिल हो सकता है। इसलिए आज ही इन 4 समझौते को अपने आप से करें। निष्कर्ष दोस्तों, इस किताब से हमने उन 4 समझौते के बारे में जाना जो हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमें मानवता के सच्चे रास्ते तक पहुंचा सकते हैं। जब आप इन 4 समझौते को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आप दुनिया की सभी झूठी बातों से दूर हो जाएंगे और सच्चाई की रास्ते को हासिल कर पाएंगे, जिससे आप खुशियों को नया सपना देख सकते हैं जो असलियत में आपके लिए स्वर्ग होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस द 4 एग्रीमेंट बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।